नाज़रान, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जमहूरियत में प्रेस का बहुत अहम किरदार, मीडिया की सदाकत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी। दिल्ली में प्रोग्राम से मुकर्ररीन का खिताब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मीडिया मुल्क के जमहूरी इदारों का है मुहाफिज। मीडिया को किसी खौफ या मसलहत के बगैर काम करने पर दिया जोर। पार्लिमानी इंतखाबात में राहुल गांधी के करिश्मे को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। राजीव शुक्ला ने बिहार शिकस्त पर हो रही तनकीदों का दिया जवाब। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की दोहा में कतर के आला क़यादत से मुलाकात। तवानाई, तिजारत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी मसाइल पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। नेशनल प्रेस डे के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सरकारी हैंडल ने आज़ाद, बेबाक और जिम्मेदार सहाफ़त की अहमियत को उजागर करते हुए मीडिया के किरदार पर भरपूर रोशनी डाली। दोनों बयानात में कहा गया कि एक मजबूत और शफाफ जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि प्रेस दबाव से आज़ाद हो, सच बोले और हुकूमत की हर कार्रवाई पर सवाल उठा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में तमाम सहाफ़ियों और मीडिया एहलकारों को नेशनल प्रेस डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मीडिया मुल्क के जमहूरी इदारों का मुहाफिज है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बेखौफ होकर सच सामने लाए। इन्होंने कहा कि मीडिया का असल काम सिर्फ हुकूमत के बयानिए को बढ़ाना या इसकी नाकामियों को छुपाना नहीं, बल्कि हर कदम पर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करना है, क्योंकि यही जमहूरियत की असल रूह है। खड़गे ने मजीद कहा कि मीडिया को चाहिए कि वो किसी खौफ या मसलहत के बगैर काम करे। लालू प्रसाद की बेटी रोहनी आचार्य दिल्ली पहुंची। इस दौरान घरेलू तनाज़े पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए रोहनी आचार्य ने कहा कि इनका झगड़ा सिर्फ भाई के साथ है। रोहनी ने कहा कि वालिदैन, बहनें, ससुराल वाले सब इनके साथ हैं। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है। बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने इतवार को कहा कि बिहार में एनडीए की नई हुकूमत 22 नवंबर से पहले कायम हो जाएगी। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ब्लूप्रिंट आज या कल तक तैयार हो जाएगा। इस मौके पर चिराग पासवान ने अपोजिशन पर तनकीद भी की। मेरी समझ के परे है कि अगर सिंगल पार्टी को अगर वोट जाते होते तो आपके प्रत्याशियों को भी तो भैया ठीक ठाक वोट मिले ही है ना। जब सिंगल पार्टी को ही दे देना होता तो हम लोग एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट 38, 40, 42% या 45 जो भी परसेंट वोट आए होंगे उससे हम लोग सरकार क्यों बनाते? फिर तो हम 80%, 90% से हम लोग सरकार बना लेते ना। हकीकत ये है कि ये लोग हार को पचा नहीं पाते और हार को ना ये लोग समझते नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली धमाके के पस मंज़र में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। एनआई से बात करते हुए इन्होंने कहा था कि मैं वही दोहराना चाहता हूं जो वाजपेयी जी ने कहा, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे, यही वाहिद रास्ता है। इसके जवाब में कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने कहा कि दिल्ली धमाके की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले कुछ भी तबसरा नहीं किया जाना चाहिए। No, look, I mean, there is no doubt that the investigation is under process right now. It is simply not right for us to speculate on the outcome of the investigation. Terrorism, unfortunately, is a phenomenon that has been with us for 30 years now.
It has not gone away, in fact, more than 30 years. In some ways, it started with Kashmir in 89, 90, 91 onwards. And from there, it has got steadily worse. It has spread to Bombay, to Pune, to Delhi many times. We must ensure that we do everything we can to keep our people safe. That is the first and utmost priority. Secondly, when these things happen, do a thorough investigation as to what happened for two reasons. Number one, who... आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने कहा कि बिहार के इंतखाबात में सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल देखा गया। इन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही बिहार के नताइज का ऐलान हुआ, इन्होंने 2027 के यूपी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली धमाके पर कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दिल्ली बम धमाके और नए वाइट कॉलर दहशतगर्द मॉड्यूल हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत को जवाब देना चाहिए। नहीं, हमारी मैं बहुत चीजें पर नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जिन पे देश में चर्चा हो रही है। हम भी चुनावी समीक्षा कर रहे हैं, तो जल्द जो क्यों इस तरह का रिजल्ट प्रभावित हुआ, जिसमें एक बड़ा कारण में जो 10,000 रुपए जीविका दीदी के नाम पे दिए गए हैं और चुनाव से तत्काल पहले जो जिस तरह से पैसे का जो है पैसे से वोट खरीदने का प्रयास किया, मैं इसको भी एक कारण मानता हूँ। लेकिन कुछ कारण है, हम भी अपनी कमियां खोजेंगे जिस वजह से हम लोग चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, और आशा उम्मीद है कि भविष्य में जो चुनाव होंगे उनमें आजाद समाज पार्टी अच्छा वो करेगी। अब ऐसा नहीं कि अच्छा प्रयास भी किया है, जो दल जो है उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ और वो बिहार में जाके 34-35 हजार वोट लेता है किस सीट पे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर एनसीए के एमपी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपना रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि ये लड़ाई एमएलए या एमपी बनने या इक़्तिदार हासिल करने की नहीं है, लड़ाई इससे बड़ी है। अपने तकरीर में इस बात का जवाब दिया, मैं एमएलए बनने के लिए परेशान नहीं हूँ, और बदकिस्मती है कि उनकी सोच इतनी छोटी है कि इन हालात में भी वो सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि कब और कैसे एमएलए बन सके। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस असेंबली में जाना ही नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ न एमएलए बनने की है, न एमपी बनने की है, न इक़्तिदार की, लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आसाम में बीजेपी और कांग्रेस का मुतबादिल फराहम करते हुए रियासत में आइंदा होने वाले असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया। पार्टी के लीडर तलहा रिशादी ने आज गुवाहाटी में मीडिया को ये बात बताई। आज असम गुवाहाटी प्रेस क्लब में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें हम लोगों ने ये घोषणा की है कि असम के जो आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव हैं, इसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बहुत मजबूती से असम में विधानसभा चुनाव को लड़ेगी और हमारी कोशिश ये है कि असम की जनता को विधानसभा चुनाव से पहले एक तीसरे विकल्प के रूप में एक नया विकल्प दें, जो यहाँ पे एक एस्टैब्लिश्ड राजनीति होगी कि भारतीय जनता पार्टी। बिहार इंतखाबात में कांग्रेस के बदतरीन शिकस्त के लिए अब राहुल गांधी को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब तक 95 इलेक्शन हार चुके हैं। टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि हिंदुस्तान ब्लॉक लीडर को तब्दील होना चाहिए और इसकी क़यादत ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में की गई गलतियों से सबक नहीं सीखा। इसके जवाब में कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला ने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में राहुल ने जो करिश्मा किया उसको फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव का सवाल है, एक नतीजा आ गया, परिणाम आ गया, राहुल जी ने खुद बधाई दे दी जो भी देना था, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रश्न भी उठाया कि जिस तरह से चुनाव की बिहार के हुए हैं, तो सबसे बड़ी तो भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठता चुनाव आयोग के कि उसकी निष्पक्षता को लेकर सबके मन में संदेह है, और दूसरा जिस तरह से जो है वहां पे धन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से चलते चुनाव में के वक्त जो लोगों को धन वितरण किया गया, तो एक तरह से जो वोटों की जो है धन के जरिए वोटों का जो है वोट लेने की कोशिश की गई। इन सब चीजों को चलते जो है जनरली सब लोग यही चीज क्रिटिसाइज करने से। बिहार में अलीनगर हल्के से बीजेपी की नौमुंतखब एमएलए लोक गुलकारा मैथिली ठाकुर का कहना है कि हमने इलेक्शन लड़ा और अब काम करने का वक्त, हमें लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना है और हमने जो वादे किए इनको पूरा करने के लिए काम करना है। अलीनगर से सबसे युवा बिहार की विधायक बन गई है, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि अब मेरा काम शुरू होगा। अभी तक जो रहा हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा
और अब काम करने की बारी आ गई है। आप कई नेताओं से मिल रही है, अभी भी आप संसद महामंत्री में, लेकिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है बिहार को, खासकर अलीनगर को। छत्तीसगढ़ के स्पीकर और साबिक सीएम रमन सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बाद मुल्क का सबसे बड़ा मसला नक्सलियों का मसला तकरीबन हल हो चुका है। अब ये यकीनी है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का मसला खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के गृह मंत्री जी, डीजी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे और ये महत्वपूर्ण साल में एक बार बैठक होती है। इस बार छत्तीसगढ़ को ये बैठक का अवसर मिला है, निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय। और दूसरा, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने अजीम मुजाहिद आज़ादी शहीद करतार सिंह सराभा को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। उनके आबाई गांव को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए 45 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। रियासती सतह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि शहीद के एहतराम के तौर पर सराभा गांव में बुनियादी ढांचा, पीने के साफ पानी, खेलों की सहूलियात, दिफाई तरबियत और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए तरक्याती काम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत इस अजीम शहीद के आबाई गांव को एक मॉडल गांव के तौर पर तरक्की देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला ने कहा कि शहीद करतार सिंह हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र इनकलाबियों में से एक थे, जिन्होंने 19 साल की कम उम्री में अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज ऐतिहासिक नगर सराबा और शहीद करतार सिंह सराबा जी दी बरसी के मौके ते मैनू आने का मौका मिला। मैं अपने आप को दिल्ली धमाके में जिला शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले नोमान अंसारी जाँ बहक हो गए। इस हादसे की वजह से इनका खानदान पूरी तरह से तबाह हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय राय ने आज शामली पहुंचकर नोमान के खानदान से मुलाकात की। इन्होंने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि नोमान का खानदान की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरन इस खानदान को कम अज़ कम 1 करोड़ रुपये इमदाद फराहम करे। नहीं, बहुत ही नोमान के परिवार के उनके पिताजी की हालत मैंने देखा, बहुत ही बेसुध पड़े हैं बेचारे। एक बड़ा भाई है, उसकी किडनी ख़राब है, एक ही किडनी उसकी पूरी डैमेज है। उस परिवार ने उस बच्चे की इलाज कराने के लिए अपने मकान तक बेच दिए। मुझे देखकर आज बहुत दुख हुआ। एक बेटा चला गया नोमान, जो कमाता था, घर का खर्चा चलाता था, पूरा परिवार दुखी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 1 करोड़ रुपए की सहायता इनको दी जाए और एक सरकारी नौकरी इनको दी जाए, जिससे अपना परिवार को ठीक कर सकें और अपने बच्चे की। दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला जाएगा। वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना है कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन ज़ेर तामीर, प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन और हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के नाम बदले जाएंगे। इनका कहना है कि मुकामी शिनाख्त को वाज़े करने और मुसाफिरों की सहूलियात के पेश नज़र तीनों मेट्रो स्टेशनों के नाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से मुंसलिक असलहा और मंशात के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद को 6 जदीद पिस्तौल और 1 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। हुक्काम ने इतवार को ये बात बताई। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि गिरफ्तार अफराद सोशल मीडिया और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर से राब्ते में थे। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इतवार को दोहा में कतर के आला क़यादत से मुलाकात की और तवानाई और तिजारत समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अहम पहलुओं के साथ साथ इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। जयशंकर ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान कतर ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला कोलकाता के तारीखी ईडन गार्डन में खेला गया, जहां मेहमान टीम ने 30 रन से फतेह हासिल कर ली। जीत का सेहरा साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हर्मर के सर जाता है, जिन्होंने मैच में मजमूई तौर पर 8 विकेटें हासिल करके हिंदुस्तानी बैटिंग लाइन को बार बार परेशान किया। पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम की पहली इनिंग ज़्यादा मजबूत साबित न हुई और पूरी टीम 159 रन पर ही सिमट गई थी। जवाब में हिंदुस्तान ने पहली इनिंग में 189 रन बनाए और यूं 30 रन की इब्तदाई बरतरी हासिल की। हालांकि जनूबी अफ्रीकी टीम दूसरी इनिंग में भी 153 रन ही बना सकी, लेकिन कम स्कोर का निशाना रहते हुए भी टीम इंडिया ये मैच जीत ना सकी। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।
ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में प्रीति पवार ने क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की। प्रीति ने 54 किलोग्राम जुमरे में उज्बेकिस्तान की नगीना को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। पेरिस ओलंपिक से एक माह कबल प्रीति को हेपेटाइटिस ए की तशखीस हुई थी। प्रीति ने अपने मुकाबले के बाद कहा कि इनके लिए एक चैलेंज का दौर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बाउट जीता और वापस से कमबैक किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी परफॉर्मेंस को देख के, और मैं अपना बेस्ट दूंगी आगे की बाउट में भी, और होपफुली यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके ही जाऊँ। नेक्स्ट जो ओलंपिक है 2028, तो उसके लिए ऐसे कंपटीशन से बहुत सीखने को मिलता है हमें, और नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स भी है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है ये कंपटीशन। तो जमहूरियत की बका का तमाम तर इन्हिसार सहाफ़त या मीडिया की आज़ादी पर होता है। यही वजह है कि अमरीत पसंद हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करती रहती हैं। मीडिया अगर आज़ाद हो तो समाज में एक तामीरी और सेहतमंद इनकलाब भी लाया जा सकता है, और हुकूमतों का आलयकार हो तो नफ़रत और खून खराबे की सुनामी भी मीडिया के ज़रिए पैदा की जा सकती है। मजबूत जमहूरियत का असल इम्तिहान उसके मीडिया की आज़ादी है। इस आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। पेश इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट, तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। हर साल 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क़याम की याद में यौम कौमी सहाफ़त मनाया जाता है। इसका आगाज 1966 में हुआ था। कौमी यौम सहाफ़त मुल्क की जमहूरियत को मजबूत बनाने में प्रेस या मीडिया के अहम किरदार की याद दहानी के तौर पर काम करता है। यह दिन न सिर्फ प्रेस की कामयाबियों का जश्न मनाता है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाता है कि सहाफ़त का मुस्तकबिल मजबूत, आज़ाद और जिम्मेदार रहे। लेकिन हकीकी सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। सारी दुनिया के मीडिया में और मुल्क के बाज़मीर सहाफ़ी और दानिश्वर इस बात पर मुसलसिल तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में सहाफ़त को संगीन बहरान का सामना है। मरकजी धारे का मीडिया तेजी से चंद मुंतखब अफराद के हाथों में है, और वो अथॉरिटी पर सवाल उठाने से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं, बल्कि हुक्मरान तबके के मफादात की तकमील कर रहे हैं और उनके आलाकार बन गए हैं। पिछले कुछ सालों में हमारा मीडिया इख्तदार में आने वाली पार्टी का गुलाम बन गया है। मीडिया हाउसेस कारपोरेट मालिकान की हुकूमत के साथ करीबी रवाबित की वजह से हिंदुस्तानी मीडिया ने अफसोसनाक तौर पर अपनी आवाज़ खो दी है। मुबस्सिरीन तनकीद करते हैं कि किस तरह हालिया बरसों में मीडिया ने हिंदुस्तान की अवामी गुफ्तगू के मेयार को गिरा दिया है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान खासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2014 के आम इंतखाबात में जीतने के बाद हिंदुस्तानी मरकजी धारे के मीडिया ने खुद को हुकूमत का फरीक बना लिया। नेशनल प्रेस डे के मौके पर नई दिल्ली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीटीआई के एडिटर इन चीफ विजय जोशी ने एतराफ़ और अफसोस का इजहार किया कि आज हिंदुस्तानी प्रेस का विक़ार खत्म हो गया है और समाज में इसका कोई एतबार बाकी नहीं रहा। The headline is that the press is facing the biggest crisis today. There's no doubt about it that the press, I have never seen the press facing a bigger crisis in my career at least. So why do I say that? I say that because the credibility of the press, and the credibility of the press is the very foundation of a healthy democracy. That credibility is cracking. It is cracking under the relentless pressure of global infodemic. It is cracking under the threat of fake news, and it is cracking under the fake news being aided by the slow creep of artificial intelligence. It is also cracking because sometimes we shoot ourselves in the foot. हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेते हैं, मीडिया वाले जो हैं. We demean ourselves with our reporting sometimes, or rather our misreporting. We demean ourselves with our indecent rush to be the first to break news. And in the process of breaking news, we throw out of the window the fundamental principle of journalism, which is verify before publishing. विजय जोशी ने मीडिया में किस कदर बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं इसकी मिसाल पेश की और कहा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र के इंतकाल की खबर निहायत बेशर्मी और बेरहमी के साथ साथ जारी की गई, जबकि धर्मेंद्र बक़ैद हयात थे और सेहतयाब होकर घर लौट गए। Here I would like to briefly mention the very shameful episode of the legendary actor Dharmendra's purported death. I can see that there is a reaction in the room. We all saw what happened on November 11th. Many media outlets announced that he had died.
There was no attribution. This is a fundamental sin in journalism that you do not publish any news without attribution. We did it. It was just an authoritative flash on the screens that he had died. I believe someone said that their attribution was actually a guard at the hospital who had told them that Dharmendra had died, so they went and published it. Anyway, a few hours later, the family had to deny it. How sad is that? Just put yourselves in the shoes of Sunny Deol or the other members of the family. If you were in that situation, your loved one is in the hospital fighting for his or her life, and आपके सोसाइटी में या कॉलोनी में ये बात फैल जाती है कि वो नहीं रहे और आपको डिनाई करना पड़ रहा हो, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी जरा सोचिए। और अगले दिन हुआ क्या, धर्मेंद्र जी को घर वापस लेकर आया गया, एम्बुलेंस में वो घर वापस आए। But there was no apology from us. There was no retraction. We just moved on as if we had not reported it at all. And frankly, I feel embarrassed that my fraternity can do this. नेशनल प्रेस डे की इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इन्होंने भी सहाफत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था, जिसमें पीटीआई के सीईओ डॉक्टर विजय जोशी जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव के आधार पर रखा व्याख्यान और फोकस किया कि किस तरह से प्रेस और विशेषकर आज के डिजिटल मीडिया के युग में एक्यूरेसी पर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, वेरिफिकेशन करने के मेथड पे, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है। और विशेषकर एआई के उपयोग से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनका किस तरह से हम काउंटर करें, जिससे कि सोसाइटी में, समाज में एक ट्रस्ट वाली फीलिंग बढ़े, ट्रस्ट की भावना बढ़े, उस पर ध्यान दिया गया है। थैंक यू। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जबानों में 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं और मजीद 150 चैनल क्लियरेंस के मुंतजिर हैं। मुल्क में भी हजारों अखबारात और रिसाले शाये हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी सहाफत का मेयार खराब है। जैसा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इंडेक्स में 180 ममालिक में हिंदुस्तान का 136वां नंबर है। जब आज़ादी सहाफत की बात आती है तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक से भी बदतर है। जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन और कॉग्निटिव साइंस के आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किर नोम चॉम्स्की ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में मीडिया की आज़ादी इस कदर बदतर है कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सहाफत बेहतर है, जहां एक फौजी हुकूमत का इख्तिदार है। नोम चॉम्स्की ने यह भी कहा था कि लोग कितना सोचे, कितना नहीं, और क्या सोचे, क्या नहीं, इसका फैसला भी आमिर हुक्मरान मीडिया के जरिए करते हैं। ये बात इन्होंने अपनी शोहरे आफाक किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में की थी। इत्मीनान की बात यह है कि यह गिरावट सिर्फ कौमी या मेन स्ट्रीम मीडिया में आई है। तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा खुश आइंद है, यानी कि सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, फेसबुक हो या टिकटॉक, सारी दुनिया में अब इन मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एतबार किया जाता है। दुनिया भर के मीडिया पर इसराइली कंट्रोल के बावजूद हालिया गाजा जंग के दौरान यह देखा गया कि टिकटॉक ने सारी दुनिया के सामने इसराइली बर्बरियत और सफाकियत को बेनकाब करके रख दिया है। अमेरिका और यूरोप की नई नस्ल यानी कि जेनजी आज मजलूम फलस्तीनियों की हामी और इसराइल की दुश्मन बन गई है। यह करिश्मा सिर्फ टिकटॉक का है, लिहाजा सोशल मीडिया कौमी सहाफत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब देखना यह है कि कौमी सहाफत माकूलियत की राह पर गामजन होता है या खुदकुशी की राह पर। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़।